साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेजर पे एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को स्वीकार करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि रेजर पे है क्या। तो रेजर पे एक सुरक्षित पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है जो कई पेमेंट मोड को प्रोसेस करता है, जैसे कि डेबिट कार्ड, यूपीआई एवं चुनिंदा मोबाइल वॉलेट। अब इसने क्या किया है, क्रेडिट कार्ड को भी स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया है। रेजर पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड से लेन देन को स्वीकार करने की शुरुआत की घोषणा की है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रुपे क्रेडिट कार्ड को भीम यूपीआई ऐप के साथ जोड़ने की घोषणा की थी। भीम का पूरा नाम क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी के साथ जोड़ने की घोषणा की थी। भीम जो है एक पेमेंट ऐप है जो यूपीआई के माध्यम से सरल, आसान और त्वरित लेन देन को सुलभ बनाता है। ये जो नई पहल प्रारंभ की गई, इसके लाभ क्या हैं? तो भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड साथ में रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत में क्रेडिट कार्ड के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में केवल 6% भारतीय ही क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। एक अन्य पहल के तहत आरबीआई ने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फीचर शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत ग्राहक विशेष उद्देश्यों भुगतानों के लिए अपने बैंक खाते में धनराशि को ब्लॉक कर सकते हैं कि वो धनराशि किस मद में जानी है, उसके लिए उसको ब्लॉक कर सकते हैं। उस ब्लॉक की गई धनराशि को मर्चेंट मैंडेट के अनुसार निकाल सकते हैं। ये जो सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट है, इसके लाभ क्या हैं? इसके कई सारे लाभ हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भुगतान करने में अधिक आसानी होगी, उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा इत्यादि। आरबीआई ने सभी भुगतानों और भुगतान संग्रहण को शामिल करने के लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस के विस्तार की भी घोषणा की है। ये जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, ये कई विशेषताओं के साथ सभी नियमित बिलों के भुगतान के लिए विशेष वन स्टॉप इकोसिस्टम है। ये जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, इसके कई विशेषताएं हैं, जैसे कि आसान पहुंच डिजिटल एवं भौतिक रूप में, मानक, तो इसकी मानक प्रक्रियाएं हैं, ब्रांड कनेक्ट अर्थात एकल एवं विश्वसनीय ब्रांड कनेक्ट के रूप में, शिकायत प्रबंधन के तौर पर, एकीकरण एकल बिंदु पहुंच के रूप में, लागत प्रभावी है और इंटर ऑपरेबल, सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करने में सक्षम है। देखिए, यूपीआई की बात करें तो यूपीआई जो है, यूपीआई अर्थात एकीकृत भुगतान इंटरफेस, ये एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। एक रियल टाइम, जिस टाइम आप इधर से पेमेंट करेंगे उसी टाइम दूसरे पक्ष को वो भुगतान हो जाएगा। इसे वर्ष 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। कब? 2016 में। यह कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़कर भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। एनपीसीआई की बात करें, एनपीसीआई अर्थात भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की, तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत आरबीआई तथा भारतीय बैंक संघ के द्वारा शुरू की गई एक संयुक्त पहल, जिसे शुरू किया गया था वर्ष 2008 में। और एनपीसीआई अर्थात भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ये भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है, मतलब कई संगठनों का एक तरीके से समुच्चय है ये। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यसभा में वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 प्रस्तुत किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह विधेयक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन के लिए पेश किया गया है। इस विधेयक के निम्नलिखित उद्देश्य क्या है? पहला, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों को मजबूत करना। दूसरा, वन्यजीवों के अवैध व्यापार के लिए सजा में वृद्धि करना। तीसरा, कानून के तहत संरक्षित प्रजातियों की संख्या में वृद्धि करना। चौथा, वन्यजीवों तथा वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसे साइट्स के नाम से जानते हैं, के प्रावधानों को लागू करना। विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या है? पहला, अनुसूचियों की संख्या जो अभी तक आप 6 पढ़ते रहे वो घटा करके 4 करनी है। विशेष रूप से संरक्षित जानवरों के लिए 2 अनुसूचियां, उसको हटाया जाएगा। वनस्पतियों के लिए 1 अनुसूची हो जाएगी। तो अब विशेष रूप से संरक्षित जानवरों के लिए 2 अनुसूचियां, वनस्पतियों के लिए 1 अनुसूची तथा साइट्स के तहत सूचीबद्ध प्रजातियों के लिए 1 नई अनुसूची जोड़ी जाएगी। पीड़क जंतुओं, जिसे वर्मिन कहते हैं, तो पीड़क जंतुओं से संबंधित अनुसूची को हटा दिया गया है। पीड़क जंतु ऐसे जानवर हैं जो मनुष्यों, फसलों, पशुओं एवं संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और इन्हें मारने के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं होता है। साइट्स के अंतर्गत बाधाएं क्या हैं, बाध्यताएं क्या हैं? तो देखिए, केंद्र सरकार
प्रबंधन, केंद्र सरकार जो है प्रबंधन प्राधिकरण और वैज्ञानिक प्राधिकरण की नियुक्ति करेगी। इसमें प्रबंधन प्राधिकरण क्या करेगा? यह वनस्पति एवं वन्यजीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए निर्यात या आयात संबंधी परमिट प्रदान करेगा। वहीं वैज्ञानिक प्राधिकरण क्या करेगा? यह व्यापार की जा रही वन्यजीव या वनस्पति प्रजाति के अस्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार या सलाह देगा। आक्रामक विदेशी प्रजाति क्या होती है? इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। केंद्र सरकार को इसके संबंध में क्या है? केंद्र सरकार को आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आयात व्यापार अपने पास रखने या प्रसार को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया गया है। किसको? केंद्र सरकार को। ये आक्रामक विदेशी प्रजातियां जो होती हैं ये स्थानिक नहीं होती हैं, जैसे कि हमारे देश की नहीं होती, कहीं किसी अन्य देश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार होती हैं और ये किसी तरीके से हमारे देश में आ जाती हैं। जैसे कि आप एक साधारण एग्जाम्पल के रूप में जलकुंभी को आप देखते होंगे जो तालाब में होता है, ये वहाँ के इकोसिस्टम को नुकसान करता है। या यूकेलिप्टस का आप उदाहरण ले सकते हैं। तो ये क्या है? ये आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं, क्योंकि ये यहाँ के इकोसिस्टम के हिसाब से नहीं है और यहाँ पे ये जो इकोसिस्टम होता है उसको नुकसान करती हैं, जैव विविधता को। अब देखते हैं जो प्रस्तावित अनुसूचियां हैं, जो 4, अब पहले 6 थी, अब 4 कर दी गई। इसमें पहली जो अनुसूची होगी इसमें वन्यजीव प्रजातियां होंगी, ऐसी वन्यजीव प्रजातियां जिन्हें उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त होगा। दूसरी में वन्यजीव प्रजातियां जिन्हें अपेक्षाकृत कम संरक्षण प्राप्त होगा। और तीसरा संरक्षित वनस्पति प्रजातियां। चौथा साइट्स के परिशिष्टों में सूचीबद्ध प्रजातियां। अब कुछ अन्य चीजों की बात करें तो अभ्यारण्यों का जो नियंत्रण होता है वो कैसे होता है? एक राज्य में स्थित सभी अभ्यारण्यों के नियंत्रण, प्रबंधन और संरक्षण का कार्य जो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को सौंपा गया है। कंजर्वेशन रिजर्व जो होता है ये राज्य या केंद्र सरकारें वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के आसपास के क्षेत्रों को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर सकती हैं। बंदी या कैप्टिव जानवरों को सौंपना। कोई भी व्यक्ति किसी भी बंदी जानवर, जैसे कि जो घरों में पाले जाते हैं या चिड़ियाघर में होते हैं, तो किसी भी बंदी जानवर या जानवर उत्पादों को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को स्वेच्छा से सौंप सकता है। साइट्स की बात करते हैं। यह सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इनकी प्रजातियों के अस्तित्व के समक्ष खतरा उत्पन्न न हो। यह वर्ष 1975 में लागू हुआ। 1975 में। वर्तमान में भारत सहित 184 देश इसके पक्षकार हैं। इसे वाशिंगटन समझौता भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, केंद्र सरकार ने लोकसभा में बहुराज्य सहकारी समितियों संशोधन विधेयक 2022 प्रस्तुत किया है। तो पहले समझ लेते हैं कि बहुराज्य सहकारी समिति होती क्या है। तो देखिए, बहुराज्य सहकारी समितियां ऐसी सहकारी समितियां होती हैं जिनकी गतिविधियां एक राज्य तक ही सीमित नहीं होती हैं, एक से अधिक राज्यों में व्यक्तियों के हितों की पूर्ति करती हैं। भारत में वर्तमान में जो है लगभग 1500 से अधिक बहुराज्य सहकारी समितियां हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। यह जो विधेयक है यह बहुराज्य सहकारी समिति मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 2002 में संशोधन करने के लिए पेश किया गया। यह संशोधन 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। 97वें संविधान संशोधन ने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा था, जिसके तहत सहकारी समितियों के बारे में बात की गई है 9B में। इस विधेयक का उद्देश्य सहकारी समितियों में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व को बढ़ाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना और बेहतर वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करना है। विधेयक के जो प्रमुख प्रावधान है उसमें क्या है? पहला, पंजीकरण के संबंध में। तो बहुराज्य सहकारी समितियों के पंजीकरण के लिए जो आवेदन की अवधि जो 4 माह थी उसे घटाकर 3 माह कर दिया गया है। निदेशक बोर्ड के बारे में बात करें तो एक बोर्ड में अधिकतम 21 निदेशक हो सकते हैं और इनमें कम से कम एक निदेशक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति SC या ST होना चाहिए और 2 निदेशक जो है महिलाएं होनी चाहिए। चुनाव संबंधी सुधार के बारे में क्या कहा गया है? सहकारी क्षेत्र में चुनाव संबंधी सुधार के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, जो इसके चुनाव को देखेगी। इस प्राधिकरण में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकतम 3 सदस्य शामिल होंगे। शिकायतों का निवारण, तो सदस्यों की शिकायतों की जांच के लिए केंद्र सरकार एक से अधिक सहकारी लोकपाल नियुक्त करेगी। रुग्ण या सिक सहकारिताओं के लिए, जो बीमार सहकारिताएं हैं या जिनका स्थिति सही नहीं है, तो ऐसे सहकारियों के लिए निधि की स्थापना होगी। तो रुग्ण मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पुनरुद्धार के लिए सहकारी पुनर्सुधार, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना की जाएगी। अन्य जो प्रमुख प्रावधान हैं वो क्या है?
सहकारी समिति के अधिकारियों या सदस्यों द्वारा संबंधित उपबंधों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड में वृद्धि की गई है। दूसरा, सभी बहुराज्य सहकारी समितियों को सहकारी सूचना अधिकारी नियुक्त करना होगा। तीसरा, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक का वार्षिक टर्नओवर करने वाली या जमा राशि वाली बहुराज्य सहकारी समिति का समवर्ती ऑडिट किया जाएगा। आगे बात करते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के लिए कार्य समूह का गठन किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यह कार्य समूह देश भर में कॉमर्स, मानविकी और विज्ञान विषयों में क्षेत्रीय भाषाओं में स्नातक तथा स्नातकोत्तर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए रोड मैप तैयार करेगा। यूजीसी ने भारतीय भाषाओं में स्नातक पाठ्यक्रमों संबंधित पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों के साथ एक बैठक का भी आयोजन किया। इस बैठक में इस कार्य को पूर्ण करने के लिए 6 से 12 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है। क्षेत्रीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा के लाभ की बात करते हैं तो वंचित और समृद्ध लोगों के बीच उच्चतर शिक्षा तक पहुंच का अंतर है वो कम हो सकेगा। छात्रों की समझ को बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि वे उन्हीं की भाषा में वो पुस्तकें होंगी जो उनकी लोकल लैंग्वेज होगी या मदर टंग होगी। छात्रों को वैश्विक दृष्टिकोण के साथ स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए तैयार किया जा सकेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम से संबंधित चुनौतियां क्या हैं? क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तक और विद्वतापूर्ण साहित्य अनुपलब्ध है। तकनीकी भाषाओं शब्दों को क्षेत्रीय भाषाओं में शब्दशः अनुवाद चुनौतीपूर्ण होता है। ये अनुवाद का समस्या जो है आप देखते हैं यूपीएससी के जो पेपर वगैरह होते हैं उसमें काफ़ी नज़र आती है। क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रमों के अध्यापन के लिए क्षेत्रीय भाषा माध्यम की फैकल्टी अनुपलब्ध है, जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो अनुपलब्ध हैं, और भारत में भाषाई विभाजन को इससे बढ़ावा मिल सकता है। वैसे भी भारत में भाषा को लेकर के काफ़ी विवाद उत्पन्न होता रहता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनमें है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग पर बल दिया गया है। वहीं दूसरा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 12 क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पाठ्यपुस्तकें जारी की हैं। मध्य प्रदेश में MBBS प्रथम वर्ष की पाठ्यपुस्तकों का पहला सेट हिंदी में लॉन्च किया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कानूनी किताबों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए कार्य समूह का गठन किया है। आगे बात करते हैं, भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत ग्लोबल साउथ के हित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएगा। तो प्रश्न उठता है कि ग्लोबल साउथ है क्या? ग्लोबल साउथ में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को शामिल किया जाता है। वहीं ग्लोबल नॉर्थ पदावली जो है इसमें अमेरिका, कनाडा, रूस, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत अमेरिका और यूरोप के साथ गहरी साझेदारी का निर्माण करके उत्तर तथा दक्षिण के बीच एक सेतु बनाने की इच्छा रखता है। ग्लोबल साउथ देशों के बीच समानताएं क्या हैं? क्या समानताएं हैं? देखिए, आर्थिक रूप से ये देश संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि के मामले में बहुत हद तक समानताएं रखते हैं। दूसरा, ऐतिहासिक रूप से ये देश जो हैं ये देश उपनिवेश रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इन देशों की भागीदारी न के बराबर। यदि आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी बात करें तो उसमें एकमात्र जो चीन है वही आपका एशियन कंट्री है। बाकी अन्य जो हैं वो आपके क्या हैं? एशियन कंट्री नहीं है, वो या तो यूरोपियन है या अमेरिकन कंट्री हैं। साथ ही ये देश जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 जैसे वैश्विक अनिश्चितताओं से तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावित होते हैं। आगे देखते हैं जो ग्लोबल साउथ के देश हैं। ग्लोबल साउथ के हितों को उठाने में भारत की समझ जो चुनौतियां, वो चुनौतियां क्या है? पहला, ग्लोबल साउथ का कोई एक साझा एजेंडा नहीं है। इससे ब्रिक्स जैसे नए मंचों को महत्व कम होने का खतरा पैदा हो सकता है जो बहुध्रुवीय विश्व को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। तीसरा, चीन, अमेरिका और अन्य देशों के साथ शक्तियों की प्रतिस्पर्धा बड़ी चुनौती है। वहीं वसुधैव कुटुंबकम के विचार के साथ समझौता करना पड़ सकता है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। अब ग्लोबल साउथ के लिए भारत की जो इनिशिएटिव है, पहल है, उनकी बात करें तो पहला है भारत जलवायु कार्रवाई, जलवायु न्याय और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पर ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाता रहा है। भारत जो है जलवायु कार्रवाई, जलवायु न्याय और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पर ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे पहलों की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2015 में। वैक्सीन मैत्री पहल के तहत विश्व के 96 देशों को 16 करोड़ कोविड-19 टीकों का वितरण किया गया था। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन WTO में टीकों पर बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के अस्थायी निलंबन की मांग भी उठाई थी भारत ने। आगे बात करते हैं
6 दशक पुराना महाराष्ट्र कर्नाटक अंतर्राज्यीय सीमा विवाद एक बार फिर से उग्र हो गया है। देखिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच सीमा विवाद की शुरुआत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हुई थी। वर्ष 1960 में अपने गठन के बाद से ही महाराष्ट्र कर्नाटक के 5 जिलों के 865 गांवों को 5 जिलों के 865 गांवों को अपने राज्य में मिलाने की मांग कर रहा है। इन गांवों में मराठी भाषी बहुसंख्यक लोग निवास करते हैं। ये 5 जिले कौन से हैं? बेलगावी, कारवार, विजयपुरा, कालाबुर्गी और बीदर। देखिए, वर्ष 1967 में 1967 में केंद्र सरकार ने महाजन आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने बेलागावी, पूरा नाम इसका बेलगाम था, पर महाराष्ट्र के दावे को खारिज कर दिया था। आयोग ने कुछ गांवों को महाराष्ट्र में जबकि अन्य गांवों को कर्नाटक में मिलाने की सिफारिश की थी। ये जो बेलगांव है या बेलगांव या बेलगाम, इसको आप इतिहास में भी सुनते आए हैं। महात्मा गांधी ने जिस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो बेलगाम में ही की थी। बेलगाम में 1924 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है, इसमें महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1924 में। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और इसी अधिवेशन में जो है हिंदुस्तान सेवा दल जो संगठन होता है, इसके स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, महाराष्ट्र ने इस आयोग, जो महाजन आयोग था, इसकी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था। उसने वर्ष 2004 में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को न्यायालय में चुनौती दी थी। अनुच्छेद 131 जो है वो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है। कर्नाटक ने संविधान के अनुच्छेद 3 को वरीयता देने की मांग की। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों की सीमाओं को निर्धारित करने की शक्ति केवल संसद के पास है। बेलगावी या बेलगांव वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है। सीमाओं के निर्धारण के परिणाम स्वरूप लगभग 11 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद उत्पन्न हुआ, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश विवाद इत्यादि। केंद्र सरकार का अपना पक्ष क्या है? इस तरह के विवादों को संबंधित राज्यों के सहयोग से ही सुलझाया जा सकता है। केंद्र सरकार केवल एक सुविधा प्रदाता के रूप में विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रयास करती है। अब संक्षिप्त करंट अफेयर को देखते हैं। पहला है सर्कुलर ट्रेडिंग। माल और सेवा कर जीएसटी परिषद की अगली बैठक में सर्कुलर ट्रेडिंग पर चर्चा की जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि सर्कुलर ट्रेडिंग होती क्या है? तो सर्कुलर ट्रेडिंग का अर्थ है व्यापारियों द्वारा किसी भी वास्तविक सामान या सेवा का लाभ उठाए बिना इनवॉइस जारी करके, जो रसीद होती है सामान की, उस इनवॉइस जारी करके धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इसके तहत आउटपुट मतलब जो बिक्री पर कर का भुगतान करते हैं, जब कोई चीज बेची जाती है दुकानदार के द्वारा, तो उस पर कर का भुगतान करते समय, क्योंकि दुकानदार पहले खरीद चुका है उसको, तो इनपुट खरीद पर पहले जो भुगतान किया गया कर है उसको घटाया जा सकता है। साथ ही शेष राशि का, और जो घटाने के बाद जो शेष राशि आएगी उसी का भुगतान किया जा सकता है। केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत सर्कुलर ट्रेडिंग करना और इनवॉइस के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना एक प्रकार का दंडनीय अपराध है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सूचना दी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल का परिचालनात्मक रूप से निर्यात हब के रूप में जिले डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट्स हब DEH पहल के साथ विलय कर दिया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इसमें जिले को एक विनिर्माण और निर्यात केंद्र में परिवर्तित करने के लिए एक इकाई के रूप में उस पर ध्यान दिया जाता है जिसके लिए जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान की जा सकती है या की जाती है। इसके तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया था। यदि यूपी की बात करें तो 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया था। उत्तर प्रदेश में भी योजना चल रही है। ये जो DEH है, निर्यात हब के रूप में जिले के तहत देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की गई। इस सूची को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। आगे बात करते हैं वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से अधिक के एकीकरण के लिए पारेषण ट्रांजिशन प्रणाली हेतु योजना। देखिए, यह योजना विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू की है। इसके अतिरिक्त पारेषण प्रणाली और बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसमें गुजरात और तमिलनाडु से अपतटीय पवन ऊर्जा से 10 गीगावाट विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक पारेषण प्रणाली को शामिल किया गया है।
पारेषण प्रणाली देश में प्रमुख गैर जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन केंद्रों को जोड़ेगी। इन केंद्रों में राजस्थान के फतेहगढ़, बादला और बीकानेर हैं तथा गुजरात का खावड़ा आदि शामिल हैं। यह योजना अक्षय ऊर्जा विकासकर्ताओं को संभावित उत्पादन स्थलों और निवेश के अवसरों से जुड़ी संभावनाओं के बारे में एक दृष्टि प्रदान करती है। शौचालय 2.0 अभियान की बात करें तो शौचालय 2.0 अभियान ने शहरी स्थानीय निकायों, अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर एकजुट करने के साथ गति प्राप्त की है। इस अभियान के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य शहरों को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय मान्यता प्रदान करेगा। शौचालय 2.0 अभियान को विश्व शौचालय दिवस, जो कि 19 नवंबर 2022 को मनाया गया, इस पर शुरू किया गया था। तो 19 नवंबर 2022 को जो है शौचालय 2.0 अभियान प्रारंभ किया गया। इस दिन क्या होता है? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, 2022 का जो विश्व शौचालय दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? स्वच्छता एवं भूजल। आगे देखते हैं। इससे ये जो शौचालय 2.0 अभियान है, इससे स्वच्छ भारत मिशन शहरी पहल के रूप में आरंभ किया गया है। इसको शौचालय 2.0 को, इसका उद्देश्य देश के शहरी इलाकों में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का कायाकल्प करना है। इसके लिए नागरिकों और शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करके सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। इस अभियान में 5 विषय का क्षेत्र है। पहला है शौचालय के लिए लोग, शौचालय के लिए भागीदार, शौचालय डिजाइन, अपने शौचालय का मूल्यांकन करें और मेरे विचार हमारे शौचालय। आगे बढ़ते हैं। निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, RODTEP योजना। ये जो RODTEP योजना है, इसका विस्तार रसायन, फार्मा, लौह इस्पात क्षेत्र तक कर दिया गया है। RODTEP अर्थात निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत उन निर्यातकों को संबद्ध शुल्क करों से प्राप्त राशि वापस कर दी जाती है जिन्होंने अन्य योजनाओं के तहत छूट प्राप्त नहीं की है। इसमें परिवहन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर मूल्यवर्धित कर बैट, मंडी कर और विनिर्माण कार्य के दौरान इस्तेमाल होने वाली बिजली पर शुल्क शामिल है। इसको वापस कर दिया जाता है। RODTEP निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना ने भारत से पण्य निर्यात योजना का स्थान लिया है। ये जो भारत से पण्य निर्यात योजना थी, योजना ने वस्तुओं की विशिष्ट श्रृंखला को निर्यात सब्सिडी देकर के विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। अब इसके जगह पे इसको लाया गया है। अब आगे बात करते हैं वित्तीय आसूचना एकक भारत, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND। ये जो आपका वित्तीय आसूचना एकक भारत है, ने धन शोधन, नशीले पदार्थों की तस्करी आदि के संदेह के आधार पर पिछले 8 महीनों में 3,300 से अधिक क्रिप्टो खातों की निगरानी की है। FIU इंडिया या वित्तीय आसूचना एकक भारत को वर्ष 2004 में केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। यह संदिग्ध वित्तीय लेन देनों संबंधित जानकारी की प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से प्राप्ति, प्रोसेसिंग, विश्लेषण और प्रसार के लिए जिम्मेदार है। यह एजेंसी वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद EIC को रिपोर्ट करती है। यह एक स्वतंत्र निकाय है। यह जो वित्तीय आसूचना एकक भारत है, यह एगमोंट ग्रुप का सदस्य है। एगमोंट ग्रुप क्या है? एगमोंट ग्रुप 166 फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की एक संयुक्त संस्था है। एगमोंट ग्रुप धन शोधन, आतंकवाद के वित्त पोषण आदि से निपटने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को सुरक्षित रूप से विशेषज्ञता और वित्तीय खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आगे बात करते हैं भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, IWBI। देखिए, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों से संबंधित परामर्श जारी किया है। बोर्ड के अनुसार हाल के दिनों में कुत्तों को खिलाने और देखभाल करने वालों के खिलाफ अत्याचार तथा कुत्तों को लेकर शहरी नागरिकों के बीच विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यह जो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में है। और इसे वर्ष 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत स्थापित किया गया था। यह एक वैधानिक निकाय है, अर्थात स्टैट्यूटरी बॉडी है। अधिदेश इसको क्या है, कार्य क्या सौंपा गया है? तो यह जो
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 है। इसके प्रावधानों तथा इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत पशुओं को अनावश्यक नुकसान या पीड़ा पहुंचाने से रोकना। AWBI अर्थात भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। आगे बात करते हैं, सबसे पुराना ज्ञात DNA प्राप्त हुआ है। तो देखिए, ग्रीनलैंड के उत्तरी छोर की परमाफ्रॉस्ट संरचना में, जिसमें मिट्टी के ऊपर काफी बड़ी मात्रा में बर्फ जम जाती है, परमाफ्रॉस्ट संरचना में वैज्ञानिकों ने सबसे पुराने ज्ञात DNA की खोज की है। यह खोज एक असाधारण प्राचीन पारतंत्र पर एक असामान्य जानकारी प्रदान करेगी। एक असाधारण प्राचीन पारतंत्र है ना ये, यहाँ पर पूरी बर्फ ही जमी है। यह DNA कम से कम 2 मिलियन अर्थात 20 लाख वर्ष पुराना है। यह साइबेरिया में अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन मैमथ के DNA से भी लगभग 2 गुना पुराना है। यह इस बात का खुलासा करता है कि उच्च आर्कटिक क्षेत्र, मतलब एक समय जो ये उच्च आर्कटिक क्षेत्र है जो वर्तमान में बर्फ से पूरा घिरा हुआ है, बहुत गर्म और हरित स्थान था। यह वर्तमान में पृथ्वी के कई हरित स्थानों की तुलना में बहुत अधिक हरा भरा था। जीवाश्म विज्ञानियों को चरम उत्तरी अक्षांशों में भालू, बीवर और ऊंट जैसे जीवों के हरे भरे वन अधिवासों के प्रमाण मिले हैं। मतलब एक समय यहां पर ये बर्फ नहीं थी, यहां पर जगह गर्म थी, जिससे जीवों को रहने के लिए अनुकूल दशाएं मौजूद हो सकें। आगे बात करते हैं स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्पिन लॉन्च करने के लिए सोशल अल्फा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्पिन क्या है? अंतरिक्ष क्षेत्र में उद्यमशीलता तंत्र हेतु नवाचार, क्यूरेशन और उद्यम विकास के लिए भारत का पहला समर्पित मंच होगा। यह इसने अपना पहला इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। इसके तहत चयनित स्टार्टअप्स और नवोन्मेषक सोशल अल्फा एवं इसरो के बुनियादी ढांचे व संसाधनों दोनों का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इसके तहत चयनित स्टार्टअप्स और नवोन्मेषक सोशल अल्फा एवं इसरो के बुनियादी ढांचे व संसाधनों दोनों का उपयोग करने में सक्षम होंगे। यह मुख्य रूप से 3 अलग अलग नवाचार श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। पहला है भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियां और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग। दूसरा, अंतरिक्ष और गतिशीलता के लिए सक्षम बनाने वाली प्रौद्योगिकियां। तीसरा, एरोस्पेस सामग्री, सेंसर्स और एवियोनिक्स। आगे बात करते हैं गामा रे बर्स्ट के बारे में, गामा रे बर्स्ट GRB के बारे में। तो खगोलविदों ने 1 किलोनोवा उत्सर्जन के साथ युग्मित ट्विंटेड लॉन्ग GRB गामा रे बर्स्ट उत्सर्जित करने वाले बाइनरी मर्जर की घटना को दर्ज किया है। यह अपनी तरह की पहली खोज है। परंपरागत रूप से किलोनोवा शॉर्ट GRB गामा रे बर्स्ट से जुड़ा होता है। यह तब उत्सर्जित होता है जब 2 सघन पिंड जैसे बाइनरी न्यूट्रॉन तारा या एक न्यूट्रॉन तारा और एक ब्लैक होल आपस में टकराते हैं। परंतु यहां पर क्या हुआ है, ये लॉन्ग GRB उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, सामान्यतः किलोनोवा जो होता है वो शॉर्ट GRB से जुड़ा होता है, परंतु जिसकी खोज की गई है ये लॉन्ग GRB उत्सर्जित करने वाला है। देखिए, GRB या गामा रे बर्स्ट होता क्या है? तो यह ऊर्जावान ब्रह्मांडीय विस्फोटों से उत्पन्न चमक युक्त उच्च ऊर्जा युक्त विकिरण होते हैं। ये जो गामा रे बर्स्ट है, इसकी 2 मुख्य श्रेणियां होती हैं। पहला लॉन्ग GRB, लॉन्ग गामा रे बर्स्ट, ये विखंडित हो रहे विशाल तारों के केंद्रों में ब्लैक होल्स के निर्माण से उत्पन्न होते हैं। वे 2 सेकंड या उससे अधिक समय के लिए प्रस्फुटित बर्स्ट होते हैं। दूसरा, शॉर्ट GRB, ये न्यूट्रॉन तारों जैसे सघन पिंडों के विलय के कारण उत्पन्न होते हैं। इनका समय 2 सेकंड से भी कम होता है। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।